हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। क्रिटिकल रीजनिंग के लगभग काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं। एक एडवांस्ड टॉपिक भी था जो हमने अभी छोड़ा हुआ था, और उसको अभी हम डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहे थे जब तक कि हमारी बेसिक नॉलेज ना स्ट्रांग हो जाए। अब हम इन बेसिक नॉलेज को स्ट्रांग करने के बाद ये जो एडवांस्ड टॉपिक है इसको हम देख सकते हैं। ये क्या मदद करेगा हमारी? ये हमारी मदद करेगा आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करने में। जब हम आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो उसको इवैल्यूएट करना, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को देखना, उसके क्लेम को देखना, उसकी वैलिडिटी, कोजेंसी, अनसाउंडनेस, साउंडनेस को देखना, ये एक तरीके से इवैल्यूएशन में आएगा। इवैल्यूएट और बेहतर करने के लिए हमें फैलेसीज का आइडिया आना ज़रूरी है। अब ये फैलेसीज क्या होती हैं? अभी तक तो मैंने इसका कोई नाम नहीं लिया था। हमारे जो कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होते हैं, जो हम कॉमनली देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, अगर हमने कोई तर्क वहाँ पर प्रेजेंट किया है, अगर वहाँ कोई लॉजिक है, वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट है, तो वहाँ फैलेसीज होना भी बिल्कुल लाजमी है। हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, और उन्हीं को हम फैलेसीज बोलते हैं। कुछ चीज़ों को मान करके हम उसे लॉजिकली इंड्यूस या डिड्यूस कर लेते हैं और फिर उसको ही सत्य मान लेते हैं, और उन्हीं बिलीव्स को, उन्हीं जो हमारे पुराने इमोशनल फीलिंग्स को हम बार बार उसको अपनी प्रूफ्स ढूंढ ढूंढ करके सीमेंट करते हैं। अब ये सारी बातें फिर से बहुत सारी कंफ्यूजिंग लगेंगी आपको, बट मैं इसको सिस्टमेटिकली बताऊंगा आपको, ठीक है। फैलेसीज हमारे इंडियन लॉजिक में भी हेतवाबाज नाम से बोली जाती हैं, ठीक है, और जनरली फॉर्मल फैलेसीज हमने देखी थी अभी तक। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या फंडा है ये हम डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जनरली जब हमसे कोई कहेगा फॉर्मल फैलेसीज, तो हमें पता होगा कि ये कहाँ पर अकर होती हैं। फॉर्मल फैलेसीज जनरली आप देखोगे तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने यहाँ दिया हुआ है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों के बीच में क्लियरली। फॉर्मल फैलेसीज हमेशा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में होंगी। अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल क्लियरली पता है। जितने तरीके के भी सिलोगिज्म्स हम देखते हैं, जैसे कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स, डिसजंक्शनल, हाइपोथेटिकल, ये सब के सब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के ही फॉर्म होते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट्स बाय मैथमेटिक्स, ये सब हमने पढ़े थे। ये सब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और 100% क्लेम फॉलो होता हुआ दिखता है हमें। तो फॉर्मल फैलेसीज हमेशा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में होती हैं, ये ध्यान रखना है हमें। वो कभी भी आपको इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही इनफॉर्मल फैलेसीज हमेशा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में ही देखने को मिलती हैं। और जो हमारा मेन मुख्य, जो हमारा जो फोकस होगा वो इनफॉर्मल फैलेसीज पर ही होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हम अपने सवाल देखते हैं वो सब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स मैक्सिमम होते हैं। 80 to 90% जो क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होके आते हैं सामने, जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल अगर आपने अभी मेंस के एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको वो इन्फ्रेंशियल क्लेम वाली बात और एक कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। सारे प्रीमाइसेस मिलके कुछ प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम जो मेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो इनफॉर्मल फैलेसीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब मैंने कहा कि इनफॉर्मल फैलेसीज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब हम इनको पहचानते कैसे हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में एक बहुत बड़ी फॉर्मल फैलेसी हो गई है, या एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल फैलेसी हो गई है? तो उसको पहचानने का भी बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। दोनों में जो डिफरेंशिएट अगर हमें करना हो तो फॉर्मल फैलेसीज को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। सिर्फ आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर देख करके, द वे वी हैव टू डिराइव, जिस तरीके से हम उसमें डिराइव करेंगे कंक्लूजन को, उसको देख करके आप बता सकते हो कि ये एक फॉर्मल फैलेसी है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये इनवैलिड है, ठीक है। तो फॉर्म और स्ट्रक्चर जब हम देख के पहचानेंगे तो वो होगी एक फॉर्मल फैलेसी, और वो होगी इसमें डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। ये तो हमने बता दिया, ठीक है। और ऐसे ही जब हम इनफॉर्मल फैलेसीज की बात करेंगे तो वहां पर हम आर्ग्यूमेंट का कंटेंट देखेंगे, उसके अंदर क्या तर्क बताने की कोशिश की गई है, और उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि इसके अंदर ये इनफॉर्मल फैलेसीज है। और इनफॉर्मल फैलेसीज को आप यकीन नहीं करोगे, इतना रिसर्च करने के बाद 2000 साल रिसर्च हुई है इनके ऊपर, तो लगभग 22 टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज देखने को मिलती हैं। और मैं ये 22 की 22 इनफॉर्मल फैलेसीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं जनरली, तो आप अपना आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो और बेटर अपनी रीजनिंग को कर सकते हो, अपने माइंडसेट को और बेटर बना सकते हो। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हमारी रीजनिंग और अच्छी हो सके। बहुत ज़्यादा हमारी डिसीजन टेकिंग हमारा जो होना चाहिए अल्टीमेटली बेटर होना चाहिए दूसरों से।
हम अपने पुराने जो हमने अपने सीखे हैं चीज़ों को उनको सीमेंट नहीं करना है, ऐसी रीजनिंग नहीं सीखनी है हमें। हमें नए आयाम देखने हैं, हमें नए डायमेंशंस देखने हैं। आई होप आपको मेरी कुछ बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हुई होंगी। फैलेसीज पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैलेसीज नहीं पहचानेंगे लोगों के तर्क में तो आप फंस सकते हैं कहीं पे, ठीक है। ये हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देखेंगे। एग्जाम्पल से मैं कुछ एग्जाम्पल्स फिर से लेके आया हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कि एक्चुअली में फॉर्मल फैलेसी का एग्जाम्पल होता क्या है, कैसी चीज दिखती है ये। तो पहला मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, ऑल टीचर्स आर लॉयर्स। जितने भी टीचर्स हैं वो लॉयर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक टीचर्स का गोला बनाऊंगा तो वो सबके सब लॉयर्स में दिखेंगे मुझे, ठीक है। ऑल मेन आर लॉयर्स, आपने फिर बोला कि जितने भी मेन हैं वो लॉयर्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये सारे मेन और ये सब लॉयर्स क्लास में आते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ऑल टीचर्स आर मेन, जितने भी टीचर्स हैं वो मेन होंगे? क्या मैं बोल सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। कहीं से भी कोई दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम डिफाइन नहीं कर सकते। द वे वी हैव डिराइव्ड, जिस तरीके से ये फैलेसी आपको महसूस होगी कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बनता हुआ दिखेगा। एक ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन है पहले, फिर सेकंड में भी एक ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन है, पर क्या ये आपको इवेल्यूएट होती हुई दिख रही है? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, ठीक है। यहाँ पर ए को आप ले लो टीचर्स, बी को ले लो लॉयर्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ऑल मेन आर लॉयर्स यानी ऑल सी आर बी, यहाँ पे सी जो है वो मेन है और मिडिल टर्म क्या था? लॉयर्स, यानी कि बी और बी। सेकेंड स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको। अगर आप सिलोगिज्म से पाला आपका पढ़ चुका है, आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सिलोगिज्म्स का आइडिया है। तो क्या मैं डिड्यूस कर सकता हूँ ऑल ए आर सी? बिल्कुल भी नहीं, ये एक गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर देख के मैं पहचान सकता हूँ कि आपने जो डिडक्शन यहाँ पे किया है लॉजिकली वो गलत है, वो एक फॉर्मल फैलेसी दिखती है मुझे यहाँ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चेंजेस हम कर सकते थे? यहाँ पे लिखा है मैंने द स्ट्रक्चर इज इनवैलिड, ठीक है। क्यों? लेकिन अगर मैं बी को इंटरचेंज कर दूं, आप बी को अगर सी से इंटरचेंज कर दोगे तो आप देखोगे कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बनता हुआ दिखेगा आपको। आप कॉपी और पेन उठाइए और कुछ न करिए, आप बस बी को सी से नीचे वाले जो स्टेटमेंट में ऑल बी आर सी कर दीजिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऑल ए आर सी? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली दिखेगा मुझे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, मैं वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, बहुत ही आसान वेन डायग्राम होगा। ऑल ए आर बी का ये ए है, फिर उसके अंदर बी है, ठीक है। जब हम बोलेंगे ऑल सी आर बी तो सी भी उसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि ऑल ए आर सी। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से कुछ तो आइडिया हो गया आपको। सेकंड एग्जांपल फिर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने बताया है एक हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म्स को मैंने लिया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये भी एक तरीके की फॉर्मल फैलेसी होती है। मैंने कहा था जितने भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होंगे और वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स अगर होंगी और स्ट्रक्चर में, तो वो सबकी सब फॉर्मल फैलेसीज होती हैं। चलिए देखते हैं, इफ कोहली मेक सेंचुरी देन इंडिया विंस। पहला स्टेटमेंट है कि अगर कोहली ने सेंचुरी बनाई तो भारत जीतेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया वन द मैच, सेकंड प्रीमाइस मेरा कहता है कि इंडिया ने मैच जीत लिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कोहली ने सेंचुरी बनाई होगी? क्या ये सफिशिएंट है इसको आंसर करने के लिए? जी नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं जिससे इंडिया जीतेगा। हाँ, अगर यहाँ पर आप कुछ चेंज कर दो, आप बोल दो कि नहीं पहला स्टेटमेंट तो ठीक था, सेकंड स्टेटमेंट में आप बोलते कि कोहली ने सेंचुरी बनाई, तब तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इंडिया ने जीता, ठीक है। वो एक मोडस पोनेंस होता, बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर होता, वैलिड स्ट्रक्चर होता, पर ये एक इनफॉर्मल फैलेसी है। यहाँ पर आप सेकंड बात को ट्रू करके पहली बात के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, आपके पास उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। अगर यहाँ पर आप सोचो कि हम रिवर्स इसको हम अप्लाई कर लेंगे, तो रिवर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ स्ट्रक्चर देख करके आप देख सकते हो स्ट्रक्चर कैसा है। पहला प्रीमाइस है इफ ए देन बी, पहला स्ट्रक्चर, और फिर दूसरा प्रीमाइस है बी इज ट्रू, तभी हमने बोल दिया कि ए इज ट्रू, तभी हमने बोला कि कोहली ने सेंचुरी बनाई भारत के जीतने पे। जी नहीं, ये उल्टा आप रिवर्स नहीं चला पाओगे यहाँ पे। हाँ, पहले तरीके से तो आप सही जा रहे थे, स्टार्टिंग से आप सही जा रहे थे, लेकिन जब आप उल्टा जाने लगे तो पॉसिबल नहीं है ये। इट्स नॉट सफिशिएंट टू आंसर कि अगर भारत जीतेगा तो कोहली ने सेंचुरी बनाई होगी। भारत जीतने के और भी कारण हो सकते हैं जो यहाँ नहीं दिए हैं, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आ रहा हो आपको। मेरा बस मेन मुद्दा ये है, मैं आपको यहाँ सिलोगिज्म्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मुद्दा सिर्फ ये समझाने का है कि सिर्फ स्ट्रक्चर देख करके, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर देख के आप ये पहचान सकते हो कि इसमें एक फॉर्मल फैलेसी है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए स्ट्रक्चर इनवैलिड है, और मैंने यहाँ ये भी लिखा है कि अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज करें, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मत करो, आप प्रीमाइस में ए को बी से स्वैप करो, चेंज करो,
एंड देन इट कैन बी वैलिडेटेड एज अ ट्रू स्टेटमेंट, जैसा हमने नीचे बताया। ठीक है, अगर हम बोलते इफ बी देन ए, और अगर बी ट्रू होता तो बिल्कुल ए भी ट्रू होता, रिवर्स पॉसिबल था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। ये है हमारा मेन मुद्दा। मेन हमने कहा कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादातर हमें देखने को मिलेंगे, तो हम इनफॉर्मल फैलेसीज ही देखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बहुत आसान है पहचानना। आप सिर्फ स्ट्रक्चर देखोगे कि ये तो मिस्टेकन स्ट्रक्चर है और आप बोल सकते हो कि इसके अंदर एक फॉर्मल फैलेसी है। और रियल लाइफ में हमें कोई डिडक्टिवली कोई चीज़ नहीं बोलता। जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट हमने पीछे देखा, बहुत ही रेयर चांसेस में हमें इस तरीके के आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हैं। जब आप कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ते हो या कोई किताब में कोई चीज़ पढ़ते हो या कोई रैशनल चीज़ आपसे आपका दोस्त डिस्कस करता है, तो आप मैक्सिमम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हो वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि इनफॉर्मल फैलेसीज कैसी कैसी हो सकती हैं। मैंने बोला माई मोटर बाइक इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, मेरी जो मोटर बाइक है वो एटम से बनी हुई है। बिल्कुल सत्य बात है, ये तो हमें पता ही है। और दूसरी बात मैंने बोली कि एटम्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, एटम्स हमें दिखते नहीं हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर माई मोटर बाइक इज इनविजिबल? क्या मैं बोल सकता हूं? जी नहीं। यहाँ पर एक फैलेसी है, एक तरीके की मिस्टेक कर दी आपने बहुत ही तरीके से बताया चीज़ों को कि मोटर बाइक जो होती है वो एटम से बनी होती है और एटम्स इनविजिबल होते हैं, इसीलिए मोटर बाइक भी इनविजिबल है। जी नहीं, मोटर बाइक्स को मैं देख सकता हूँ क्लियरली। तो आई होप आपको थोड़ा सा जिस समझ में आ रहा हो कि एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट था और उसमें एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल फैलेसीज थी। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। ऑल स्टूडेंट्स आर एथलीट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एथलीट्स हैं। देयरफॉर ऑल बैड स्टूडेंट्स आर बैड एथलीट्स। यहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट जोड़ दिया, एक क्वालिटी जोड़ दी स्टूडेंट्स के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एथलीट्स होते हैं, तो जितने भी बुरे स्टूडेंट्स होते हैं वो बैड एथलीट्स होते हैं। अब इमोशनल सेंस से मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो, मैंने क्लियरली बोल दिया पहले स्टेटमेंट में कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एथलीट्स होते ही होते हैं, वो अच्छा दौड़ पाते हैं या कहीं ना कहीं कर सकते हैं, तो ये आपका अपना मानना था। लेकिन ये चीज़ बोल देना कि बैड स्टूडेंट्स भी बैड एथलीट्स होते हैं, इसमें बहुत ही लेस इंडक्शन होगा। हो सकता है बैड स्टूडेंट्स अच्छे एथलीट्स भी होते हों, तो बहुत ही लेस इंडक्टिव आंसर होगा ये। तो एक तरीके की इनफॉर्मल फैलेसी है, पर इसका भी एक टाइप है, इसको भी एक हम डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, अब कोई सिंगल थ्योरी नहीं है, यहाँ पर मैंने साफ लिखा है कि देयर इज नो सिंगल थ्योरी टू कवर ऑल द इनफॉर्मल फैलेसीज, बट हम उनको एक सब ग्रुप कर सकते हैं। मैंने 22 फैलेसीज बोली हैं आपको, उन 22 फैलेसीज को हम लगभग 5 सब ग्रुप्स में डाल सकते हैं, जो कि आप नीचे लिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, फैलेसीज ऑफ वीक इंडक्शन, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी एंड फैलेसीज ऑफ ग्रामेटिकल एनोलॉजी। ये 5 तरीके की फैलेसीज जनरली अब हम देखेंगे, और इन पर्टिकुलर 5 फैलेसीज में भी अलग अलग प्रकार की फैलेसीज देखने को मिलती हैं। मैं ये सारी डिस्कस करूंगा आपसे और इनको धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे किसी प्रकार से और आप अपनी एवेल्यूएशन को और बेहतर बना सकें। जहाँ पर रेलेवेंस की कमी होगी, जहाँ पर इंडक्शन बहुत वीक होगा, जैसे सेकंड स्टेटमेंट में दिखा, जहाँ पर हम कुछ प्रिज्यूम कर लेंगे गलत और उसके बाद आर्ग्यूमेंट को बनाएंगे, या जहाँ पर खुद सब कुछ एम्बिग्यूअस होगा, जैसे एग्जाम्पल 1 में सब कुछ एम्बिग्यूअस है, तो उसको फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी बोलते हैं। और फिफ्थ जो फैलेसीज ऑफ ग्रामेटिकल एनोलॉजी, यानी कि हमारे लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है, कभी एक कॉमा भी इधर का उधर हो जाए तो पूरा का पूरा लेटर चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है, अब ये तो आइडिया लग गया कि कुछ फैलेसीज से मतलब यानी कुछ मिस्टेक्स हमारी आर्ग्यूमेंट्स में होती हैं और वो हमें इवेल्युएट करने में मदद करेगी अगर हम इन्हें पहचान सकें। ठीक है, इसी के साथ मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया हो थोड़ा बहुत कि फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं। इनको डिटेल वाइज देखेंगे, इनके एक नाम होते हैं। ऑलमोस्ट 22 जो इनफॉर्मल फैलेसीज हम करेंगे सबके एग्जैक्ट नेम्स होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप देखोगे तो जब क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है तो ये फैलेसीज ज़रूर डिस्कस की जाती हैं और उनको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, यानी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फैलेसी है, कौन सी इनफॉर्मल फैलेसीज है। इवन यहाँ पर हमारे यहाँ भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियरली ये पूछी जाती हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि क्रिटिकल रीजनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब वो समय आ चुका है जब आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।